हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई कमेंट हो तो फीडबैक में बता सकते हो। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा अभिजीत चावड़ा जी से कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन जस्ट वैनिश हो गई थी, जो कि ऑफ कोर्स लॉजिकल है कि एकदम से शायद वैनिश ना हुई हो। जैसे कि अगर आप लोगों ने पॉम्पेई के बारे में पढ़ा है तो इटली या रोमन एम्पायर के उस टाइम का जो एरिया था वहाँ पे एक सिटी ऑफ पॉम्पेई होती थी, जो कि एक वॉल्केनो ब्लास्ट होने की वजह से एक झटके में ख़त्म हो गई, क्योंकि एक तरीके का न्यूक्लियर ब्लास्ट उस नेचुरल लेवल का क्रिएट हुआ, लावा आया। लावा से अभी जो करंटली स्पेन में सिचुएशन है वो, उससे आप समझ सकते हो कि इसका मल्टीप्लाइड बाय 10x तो कितनी बुरी हालत हुई होगी। जस्ट सिटी वैनिश हो गई। अब कहते हैं कि जो हड़प्पन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस थी उनका जो इरोजन हुआ या वो जो ख़त्म हो गए, उसके पीछे डिफरेंट वजहें बताई जाती हैं, जिसमें कि मेजर वजह ये बताई जाती है कि जो पानी था, क्योंकि वो नदी ये के ऊपर बेस्ड एक सिविलाइजेशन थी, जो कि ऑलमोस्ट सारी सिविलाइजेशंस होती हैं। तो पानी का बहाव धीरे धीरे नदी में कम होता गया, नदी कोई सूख गई जिसके या फिर नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे वैनिश हो गई। पर ये चीज़ कोई एकदम या एक झटके में तो नहीं हुई होगी। बट एनीवे, देखते हैं अभिजीत जी का कहना क्या है। बस मुझे थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वो अक्सर नई इन्फॉर्मेशन जो पहले से अवेलेबल नहीं होती पब्लिक फोरम्स पे जनरली, वो शेयर करते हैं। तो देखते हैं वो क्या कहना है। If there was no migration or invasion by Aryans, what could be the reason behind the decline of the Harappan? अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन उस एंगल से पूछा गया है कि देखो, वेस्टर्नर्स का कहना यह है कि जो हड़प्पन या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी, उनके जो डिक्लाइन का एक कारण ये भी था, जो आर्यन इन्वेजन हुआ था तो उन्होंने उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। ऑफ कोर्स ज़्यादातर इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं वो अग्री नहीं करते उस पर, या एटलीस्ट ओपन माइंडेड है कि शायद ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, और अभिजीत चावड़ा जी उनमें से ही एक है। मैं भी ओपन हूँ वट एवर पॉसिबिलिटी, जो भी जिसके भी फाइनल जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है उसके प्रति। तो ये इस एंगल से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो कैसे सडनली गायब हो गए थे, जिसका कि मैंने अभी इंट्रो में शेयर किया कि ऐसा कहा जाता है कि जिस रिवर पे वो बेस्ड थे, उस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, और पानी की बेसिकली कमी की वजह से। Civilization. This is a good question. So, like I said, it's closely tied to what happened to the Saraswati. यस, So the Saraswati. एग्जैक्टली। सरस्वती भी रिवर ही है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो आज से लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके बारे में आपको स्क्रिप्चर्स में पढ़ने को मिलता है, बट अभी तक उसके होने का कोई जियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला था बहुत रीसेंट टाइम तक। बट अब कुछ सैटेलाइट इमेजेस और कुछ जैसे कभी कभी किसी जगह पे कोई नदी रहती है तो उस जगह पे पत्थरों या मिट्टी की जो शेप बन गई होगी उस नदी की वजह से, उसके जो रेमिनिसेंस नहीं, आई मीन उसके जो निशान बच जाते हैं, उनके थ्रू ये पता लगाता है। आई डोंट नो वो उस सब्जेक्ट को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, आई थिंक जियोलॉजी का ही एक पार्ट होगा। बट एनीवे, उसके थ्रू अब ये फिगर आउट हो रहा है कि कोई नदी थी यहाँ पे। हालांकि सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है कि सरस्वती रिवर वाज लाइक अ ह्यूज रिवर। हाँ, उस रिवर के ह्यूज होने के बारे में अभी तक जो है प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। Saraswati dried out over several thousand years because of the monotonal decline of the Indian monsoon over several thousand years. The Indian monsoon was at its peak around 6000 BC, which is about 8000 years before today, and it started declining gradually over hundreds and thousands of years. And by 1500 BC, it had declined so much that the entire great river Saraswati dried out. It became seasonal and intermittent only in the north of India,
where it still exists to some extent, but the great river dried out, and so it is an example of ancient climate change. So because of this climate change, because the conditions changed so much, the lifestyle that these our ancient ancestors had in this region became unsustainable. And there are thousands of ancient archaeological sites, cities, towns, villages on the banks of this dry riverbed of the Saraswati, because and this river sustained these towns, villages, and cities. And because the river dried out, this was no longer sustainable. And the same thing happened in other places also. Climate change, the whole lifestyle was no longer sustainable, and therefore, slowly, over centuries, people migrated out of this region and went elsewhere. This uh, coincides with the discovery of Indian genetics in Australia about 4.5 thousand years ago. Precisely coincides with that. This also coincides with the Yamnaya invasion of Europe. So this change made it necessary for Indians of that region to migrate in different directions. Some of them seem to have gone westwards on a rampage across Europe. Some of them seem to have migrated by sea all the way to Australia. And the majority of the population went eastwards into the Ganga Yamuna plain and other parts of India. So this was a very gradual dispersal of the population of this region into other parts of. वैसे इस थ्योरी में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इतने बड़े ह्यूमन वेव्स मूव हो गए गंगा यमुना का जो ये एरिया है उसमें, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ऑलरेडी बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर है, और जहाँ पे भी बड़ी बड़ी रिवर और फर्टाइल लैंड अवेलेबल होती है बड़ी संख्या में, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है. तो उस वक्त यहाँ पे ऑलरेडी भी लोग रहते होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में ह्यूमन वेव आई जब किसी दूसरी जगह से, तो हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. ऑफ कोर्स किसी भी जगह पे लिमिटेड ना भी हों, अगर बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा भी हो, तो भी लोग जनरली ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करना अपने रिसोर्सेज को लाइक नहीं करते, और इस तरीके की सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट करती है, या फिर एटलीस्ट डिस्प्यूट्स क्रिएट करती है. इसका अगर आपको मॉडर्न वर्जन समझना है तो देखो कि कैसे अफ्रीका से या मिडल ईस्ट से माइग्रेंट्स मूव होते हैं टुवर्ड्स यूरोप, और यूरोप में बहुत, जबकि आज तो क्या ना पॉलिटिकल करेक्टनेस अपने चरम पे चल रही है दुनिया में, लेकिन इस सब के बावजूद, और जिसका कि बहुत ज़्यादा लाइक ऑलमोस्ट पूरा ही यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट लाइक डीपली लेफ्ट में लाई करता है, फिर भी वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ पे विरोध हो रहे हैं इस चीज़ के. डिफरेंट पीपल ग्रुप्स, इनफैक्ट जो कि पूरी की पूरी सोसाइटीज़ हैं, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होना शुरू हुई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो राइट विंग की पार्टीज थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी आज से 15-20 साल पहले तक, वो सडनली राइज होना शुरू हो गई हैं. उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में बढ़ गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा फ्रांस में मरीन लेपेन की पार्टी है, जो कि प्रॉपर राइट विंग पार्टी है, और जिनको कि ज़्यादा पकड़ नहीं थी, जिनको ज़्यादा वोट नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है फ्रांस में. तो और इसी तरीके से हंगरी में आपने सुना होगा ऑर्दोबान या समथिंग नाम है, ऑर्बन, विक्टर ऑर्बन, हंगरी में राइट विंग है. ऐसे ही इटली में है, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, समथिंग रीनी और समथिंग, बट वो भी राइट विंग है. ये सब लोग जो इलेक्ट हुए हैं, ये उसके अलावा पोलैंड में ये सब लोग एंटी इमिग्रेशन और एंटी माइग्रेंट रेटरिक या फिर आइडियोलॉजी के बेस पर आए हैं. इनका आइडिया है कि नहीं, इस तरीके से अनकंट्रोल्ड इमिग्रेंट्स को कंट्री में लेट नहीं किया जा सकता, जो कि सेंस बनाता है बात को. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, उसकी लिमिट्स हैं कुछ. अगर आप सडनली इतने सारे बंदे इंजेक्ट कर दोगे किसी सोसाइटी में, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा. बट एनीवे, वो रियल पॉलिटिक है, और पॉलिटिकल करेक्टनेस और रियल पॉलिटिक आपस में अक्सर क्लैश में रहती है. तो जस्ट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मूव हुए होंगे टुवर्ड्स दी
गंगा यमुना जो ये बेसिन है रिवर का, तो उसने किस तरह की सिचुएशंस को जन्म दिया होगा। जैसे कि बताया जाता है कि ये लोग जब यूरोप की तरफ मूव हुए तो वॉर हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। ऑफ कोर्स शायद इस तरफ भी उसका कुछ सीन हुआ या क्या हुआ, इसके बारे में अगर पता चलता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। The neighboring region, some even went into Iran. There is this ancient Marhashi kingdom. We know that the king Rimush of Babylonia, of Mesopotamia, actually fought with the people of the Indus Valley region, and so on. So there are data. यही मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर हर दिशा में जहाँ भी लोग गए होंगे वहाँ लड़ाइयाँ हुई होंगी। Points available of Indians migrating east, west, and other places as well. So that's what happened. So that is the reason for the decline, for the apparent decline of the Harappan phase of India's civilization. It is not a separate civilization. It is one of the phases of India's history, the so-called Harappan phase. But that civilization never disappeared. It still exists. It is India. The same culture exists in India. We can find evidence of the same culture 5,000 years ago in the Sapta Sindhu region, in the Indus Valley region, the Saraswati Valley region, and other rivers of that region. So the civilization did not decline and disappear. It continues. It moved elsewhere to other parts of the country and other parts of the geography of the subcontinent, and also other places of the other parts of the world. So that's what really happened, and the cause is climate change. If there was ओके, एक और मेरे दिमाग में सवाल आया जब ये बात कर रहे थे कि ये कंटिन्यूटी है उसी लोगों की जो हमारी करंट सिविलाइजेशन है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे हड़प्पन या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस के बारे में, तो इनकी एक लैंग्वेज थी जो कि हीलियोग्राफिक, जिसको कहते हैं चित्र में जो स्क्रिप्ट होती है, हीलियोग्राफिक स्क्रिप्ट की आपने शायद आई थिंक सिक्स से लेके 8th क्लास के बीच में हिस्ट्री की बुक्स में हमने वो पिक्चर्स देखी हुई हैं। वो एक बुल वाली पिक्चर है और डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये उसी हमारी जो आज की हम जो इंडिया है आज का, अगर ये उसी सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है, तो हमने वो लैंग्वेज लूज़ कर दी क्या? अगर हाँ तो कहाँ पे? और अगर लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म होके आज की लैंग्वेज बन गई, लूज़ हमने इस तरह से की, लूज़ की तो कैसे की? क्योंकि अगर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है बिटवीन, तो फिर लैंग्वेज को सिर्फ मॉर्फ होना चाहिए, जो थी उससे चेंज होते 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 आज के टाइम वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती। बट उसका एक ट्रेस आपको शायद मिल सकता है, जैसे कि हिंदी या उर्दू या पाली या प्राकृत या संस्कृत, इनके आपको ट्रेसेस मिल जाते हैं कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज हुई है। जैसे प्रोटो इंडो यूरोपियन जिसको कहते हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज, उससे आज के मॉडर्न, उससे संस्कृत और संस्कृत से मॉडर्न टाइम की जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश या जो भी है, उनका आपको एक प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न या मॉर्फ होने का आपको एक पैटर्न मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कैसे कैसे वो हुआ। लेकिन क्या कोई इस तरीके का लिंक हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो लैंग्वेजेस थी, जो हीलियोग्राफिक लैंग्वेजेस थी, उनके बीच में और हमारी आज की जो लैंग्वेजेस हैं उनके बीच में क्या हमें कोई लिंक मिलता है? और अगर कोई लिंक मिलता है तो क्या वो हेल्प करेगा उस लैंग्वेज को डिसाइफर करने में? क्योंकि अभी तक वो लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हो पाई है दुनिया में। वन ऑफ दी लैंग्वेजेस जो डिसाइफर नहीं हो पाई हैं उनमें से एक वो है। इजिप्ट के पिरामिड्स में भी हीलियोग्राफिक आपको लैंग्वेज मिलती है, बट वो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइफर कर ली। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज हीलियोग्राफिक लैंग्वेजेस थी वो डिसाइफर नहीं हुई। तो क्या ये कॉन्टिन्यूटी अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या इस कॉन्टिन्यूटी के थ्रू हम उस तरफ जा सकते हैं कि हम उसको डिसाइफर कर सकें, उस लैंग्वेज को, ताकि हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा जान सकें? एक्चुअल में रीज़न ये है कि हमें उन लोगों के बारे में विद डेफिनेट उनके बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है,
जिसको हम कहते हैं कि श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है उनकी क्या ओवरऑल सिचुएशन थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं डिसाइफर हो पाई है, जो रिटन लैंग्वेज वो छोड़ कर गए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि अगर कंटिन्यूटी है तो। इसके अलावा अगर कुछ बोन्स वगैरह की चीज़ें मिलती ही होंगी ऑफ कोर्स, शायद हमने देखा था एक लेडी की का पूरा स्ट्रक्चर मिल गया था स्केलेटन का, तो उसमें से डीएनए फिगर आउट हो सकता है, और उस डीएनए की सीक्वेंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा आज के टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया या इंडिया के जिस भी पार्ट में लोग हैं उनसे और हमारा डीएनए मैच करता है कि नहीं करता, हम सेम हैप्लो ग्रुप में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं इनके थ्रू। आई थिंक साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि एग्जैक्टली सच है क्या। तो एक क्वेश्चन में से या एक क्वेश्चन के आंसर में से अगेन 20-25 तरीके के क्वेश्चन निकल जाते हैं जो कि अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं, और आई थिंक यही डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एनीवे आई थिंक आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।